Hello student, today in this video we will discuss about the importance documents used in the formation of a company. In last video हमने पढ़ा था about the types of companies and company, joint stock company. Our chapter second class 11 forms of business organization subject business studies. यहाँ पर कह रहा है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी के फॉर्मेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं। इसमें कह रहा है देयर आर 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। दीज आर, कहने का मीन्स कि यहाँ पर जो हमारे बेसिक 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो जब हम अपना कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम में हमें रिक्वायर्ड होते हैं और उनको फुलफिल करने के बाद ही वो उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करने के बाद ही हमारी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जिससे के बेसिस पर हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट्स हैं, पहला हमारा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, इसको शॉर्ट में कॉल करते हैं हम MOA। ठीक है, दूसरा है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रोस्पेक्टस। ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम अपनी कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रार ऑफिस में विद द रजिस्टर्ड कराते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एग्जैक्टली क्या है? इसमें कह रहा है प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। जो हमारा ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये एक तरह का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, किसके लिए? बोथ द कंपनीज, कौन कौन सी? प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, या प्राइवेट लिमिटेड जो भी और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनके लिए ये एक तरह का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, कंपनी विच स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें क्या डिफाइन किया जाता है, किस चीज के बारे में बताया जाता है? अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, कंपनी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप ऑफ कंपनी ऑपरेशन, ऑपरेशंस का स्कोप क्या है, किस क्षेत्र में जाकर के वो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स, कंपनी और उसके स्टेक होल्डर्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा उसके बारे में बताता है ये। ठीक है, तो एग्जैक्टली कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है हमारा वो एक प्राइमरी प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है जो दोनों के लिए रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो। ठीक है, दोनों के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसमें ये डिफाइन करता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका रिलेशंस क्या है विद द कंपनी एंड कंपनी और इसके स्टेक होल्डर्स के बीच में आपस में क्या रिलेशंस है। इसमें क्या रहा है कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेन कंटेंट क्या है? तो यहाँ पर क्या रहा है, पहला पॉइंट है हमारा नेम ऑफ कंपनी अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब कि हमने क्या नेम कंपनी का रख रहे हैं और उसको अप्रूवल कौन देगा। तो जो कंपनी को हम जो भी, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमने अपना सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया कि क्या हमारा उद्देश्य है, किस क्षेत्र में हम जाकर के ऑपरेशन करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिसाइड कर लिया, अपने कंपनी के सेटअप के बारे में डिसाइड कर लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या कंपनी का नेम रखना पड़ेगा। ठीक है, उस नेम को अप्रूवल कौन देगा? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है वो उसके नेम को अप्रूवल देगा। तो कहने का मीन्स क्या है कि हम जो भी एक कंपनी का अपनी पर्टिकुलर नेम डिसाइड करेंगे, जिसके बेसिस पर कंपनी अपना खुद का वर्क अपने वजूद के बेसिस पर अपना काम करेगी। ठीक है, और उस नेम को अप्रूवल कौन देगा? उस नेम को अप्रूवल देगा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है, अप्रूव्ड करेगा, तभी वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में आएगा, अदरवाइज वो, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स है कि उसका अपना खुद का वजूद बनेगा, अदरवाइज उसका कोई वजूद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस। अब रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स
हमने जब नेम ऑफ द कंपनी डिसाइड किया होगा तो एक पर्टिकुलर प्लेस भी डिसाइड किया होगा जहां पर हम कंपनी के ऑफिस को स्टेबलाइज कर रहे होंगे, स्टैंड कर रहे होंगे। भाई फैक्ट्री हम करें या कुछ भी करें, इसके लिए एक पर्टिकुलर हमें एक ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है जहां से हम सारी चीज़ों का ट्रांजेक्शन करते हैं, सारी चीज़ों के सेल्स परचेज या हम ओवरऑल जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें हम उसमें यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करना होता है जहां पर हम अपनी कंपनी के ऑफिस को या उसके उस पर्टिकुलर प्लेस में अपनी सारी चीज़ों को लोगों से डीलिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब यहाँ पर है कि हम पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं अबाउट द स्टेट, किस स्टेट में ये ऑफिस है, जो भी बिजनेस हमने सेटअप किया है वो बिजनेस किस स्टेट में है, और वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पर हमने अपने उस स्टेट में वो जगह जहां पर हमने अपने बिजनेस का ऑफिस स्टेबलाइज किया है या स्टैंड किया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि जो भी कस्टमर या जो भी लोग आएंगे हमसे डीलिंग करने के लिए, वो कहाँ जाएंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाएंगे जहां पर हमने अपने बिजनेस का ऑफिस सेटअप किया हुआ है। ठीक है, भले ही हमारी फैक्ट्री कहीं भी लगी हो, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन करके उसके बाद में सेल्स परचेजिंग का काम होगा या जो भी काम होगा जहाँ से हम डीलिंग कर रहे होंगे, वो डीलिंग का एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। ठीक है, तो वो हमें अब इन्फॉर्म करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जब हमारा नेम अप्रूव कर रही होगी तो हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये ऑफिस कहाँ पर स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, इसका परमानेंट एड्रेस क्या है, इसका किस स्टेट में है, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑब्जेक्ट कंटेन्स द मेन पर्पस ऑफ विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। जैसा भी मैंने बताया था, हमें ये भी मेंशन करना होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन फ्रंट ऑफ द रजिस्ट्रार, कि हमें ये बताना होगा कि एग्जैक्टली हम किस पर्पज के लिए कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं या स्टेबलाइज कर रहे हैं। जो कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो फॉर्मेशन हम किस पर्पज से कर रहे हैं, उस कंपनी का पर्पज क्या है, किस चीज के लिए हमने कंपनी स्टेबलाइज की है। ठीक है, उसको भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मींस जो उत्तरदायित्व या देनदारियां। ठीक है, इसमें कह रहा है स्टेट दैट द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट यूज्ड अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम। कहने का मीन्स कि लायबिलिटीज उतनी ही बनेगी जितने की उनकी लिमिटेड लायबिलिटीज होंगी। ठीक है, अब लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब है कि कंपनी का जो शेयर की कॉस्ट है वो 10 रुपए है, जिसमें से अगर किसी ने 6 रुपए दे दिया है तो इट मीन 4 रुपए और उसे देगा वो, उसके बाद उसकी लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। ओवरऑल वो कितने के लिए लायबल है पे करने के लिए, ओनली 10 रुपीज के लिए लायबल है पे करने के लिए। 6 रुपीज अगर एडवांस पहले दे दिया तो लेटर ऑन वो बाद में 4 रुपीज और देगा। ठीक है, तो ये उसकी लायबिलिटीज बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल कंटेंट्स इन्फॉर्म अबाउट द ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल। कैपिटल कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कहने का मीन्स कि जब कंपनी स्टेबलाइज हो रही होगी तो जब इस कंपनी के स्टेबलाइजेशन के टाइम पर, कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर जो एक फंड उसने इन्वेस्ट किया होगा, सपोज दैट मान लो 1 लाख रुपए उसने लगाया, तो ये जो इसकी 1 लाख रुपए अमाउंट है ये उसकी ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल कॉल्ड की जाएगी। ठीक है, जिसमें कि उसने इतना पैसा कंपनी में लगाया है, ये उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कॉल्ड की जाएगी, या हम इसको ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ साथ में रजिस्टर्ड कैपिटल भी कॉल करते हैं। तो कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होगा, जब कंपनी थ्रू द रजिस्ट्रार, तो उस टाइम में ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी और उन इंफॉर्मेशन को फुलफिल करके ही हम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा वो एसोसिएशन है जिसके बेसिस पर हम पार्टिकुलर कंपनी की मोटिव, पर्पस, उसका एड्रेस, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका क्या नाम है लायबिलिटीज, उसके कैपिटल, ये ओवरऑल थिंग्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, या फिर हम ओवरऑल उसमें चीजें कंटेंट में मेंशन करते हैं कि ये पार्टिकुलर मेन कंटेंट्स है फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कह रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी
कहने का मीन्स क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा वो एसोसिएशन है जो ये डिफाइन करता है कि व्हाट विल बी द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, जो भी इंटरनल मैनेजमेंट रिलेटेड टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, कि इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, पार्टिकुलर डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जैक्टली क्या होंगे। इसमें कह रहा है आगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन should not conduct memorandum of associations. A company may adopt article given in table A of the Companies Act. कि कहने का मीन्स क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा वो है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सारे चीजों को अडॉप्ट नहीं करता है, ठीक है। ये क्या किसको अडॉप्ट करता है, ये कंपनीज एक्ट को अडॉप्ट करता है जो कि टेबल ए में गिवन है। इसके कुछ पार्ट है, जब हम कंपनी का स्टेबलाइजेशन करते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर हम बहुत कुछ पार्टिकुलर कंटेंट्स लेकर के चलते हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है। वो पार्टिकुलर कंटेंट्स जैसे यहाँ पर मेंशन किया, कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट क्या है, इसमें पहला कंटेंट है हमारा अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल और डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, कि हर तरह के जो जितने भी शेयर, आप शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, शेयर्स बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 हमारे इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो उनके बारे में, उनकी शेयर कैपिटल के बारे में, अमाउंट के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में हमें मेंशन करना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। हर क्लास शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स हैं। अब जैसे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं तो वो एज अ ऑनर ट्रीट किए जाते हैं, और जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक क्या नाम इन्वेस्टर्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, उनको हम अलग वे में ट्रीट करते हैं, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ऑनर्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर द मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि कंपनी किस प्रोसीजर्स को फॉलो करके कंपनी अपने शेयर्स अलॉटमेंट करती है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर द इशूइंग ऑफ शेयर्स सर्टिफिकेट, किस प्रोसीजर में जाकर के वो शेयर्स का सर्टिफिकेट इशू करती है, ठीक है, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर, फॉरफीचर एंड इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, कि किस प्रोसीजर में जाकर, किस प्रक्रिया में जाकर के वो कंपनी के शेयर्स को इशू करेगी, कंपनी के शेयर्स को फॉरफीटेड करेगी, और कंपनी के शेयर्स को क्या नाम है अलॉटमेंट और रीइशूड करेगी, ठीक है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो क्या नाम हमारा जो ये है कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस ही डिफाइन कर रहा है, कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन किया जाएगा जो एक पर्टिकुलर चीज को हम फुलफिल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को हम वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एग्जैक्टली क्या है, इसमें कह रहा है इट इज एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा, प्रोस्पेक्टस हमारा एक इन्विटेशन है जिसमें हम जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का मीन्स एक तरह से परचेज कर लेना, ठीक है। वो हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इट प्रोवाइड कंपनीज हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। मतलब इसमें हम जो डिफाइन करते हैं वो बताते हैं कि एट प्रेजेंट कंपनी की क्या हिस्ट्री है, मतलब कंपनी की हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट पोजीशन या प्रेजेंट स्टेटस क्या है कंपनी का, या फिर फ्यूचर में किस तरह के चीजों में वो इन्वॉल्व होना चाह रही है या किस तरह के उसमें ग्रोथ करना चाह रही है, ठीक है। तो ये कहने का मीन्स क्या है कि जो प्रोस्पेक्टस है इसके कुछ पर्टिकुलर कंटेंट है, मेन कंटेंट है, एक दो मैं बता देता हूं। तो उसमें कंटेंट, पहला कंटेंट है कंपनीज नेम एंड एड्रेस टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी हमने कंपनी स्टेबलाइज की है, स्टैंड की है, उसमें उसका नेम और एड्रेस वगैरह मेंशन किया जाएगा। जब हम इसका प्रोस्पेक्टस तैयार करेंगे, उस प्रोस्पेक्टस में ये कंपनी का नेम, एड्रेस, उसके
नेचर, उसका क्या नाम है ऑब्जेक्टिव, उसके क्या नाम है नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सारे राइट्स ऑफ द क्या नाम है पार्टनर्स, सॉरी क्या नाम शेयर होल्डर्स, ये सारी चीजों के बारे में मेंशन किया जाएगा।